बात करेंगे आज गोचर की, क्योंकि कई लोग ज्योतिषी के पास जाकर कंसल्ट करते हैं अपने लाइफ के बारे में। कई सवाल होते हैं उनके कि जैसे मेरा पढ़ाई लिखाई कैसा होगा, मेरा पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करियर के प्रोस्पेक्ट कैसे दिख रहे हैं, क्या करियर ब्राइट होने वाला है या फिर वहां कई बातों पर स्ट्रगल होगी, या फिर प्रश्न ऐसे आते हैं क्या कि मेरी नौकरी किस उम्र में किस पड़ाव पर जाकर होगी, समय से संबंधित है ये सब प्रश्न। या फिर मुझे नौकरी मिलेगी तो क्या अच्छे लेवल की होगी या फिर साधारण लेवल की, पैसे कितने आएंगे, क्या मेरी फिनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग होगी या फिर मीडियोकर रहेगी, या फिर मैं बिजनेस से जुड़ूंगा या स्वाधीन रूप से कोई काम करूंगा। यहां तक की बातें होती है मेरा विवाह कब होगा, विवाह के परिणाम क्या होंगे, क्या मुझे अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना दिख रही है जन्म कुंडली से, क्या संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं तो कब से दिख रहे हैं, विदेश में जाना मेरे लिए सुटेबल होगा या नहीं, अब्रॉड में रहना मेरे लिए मेरे फैमिली के लिए अच्छा होगा या नहीं। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न लोगों के होते हैं कि मेरी संपत्ति कितनी बड़ी होगी। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करना पड़ता है। अच्छे ज्योतिषी के पास जाते भी हैं अपॉइंटमेंट लेकर, अपॉइंटमेंट फिक्स करके, और जाने के बाद चेंबर में क्या होती है बातें कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जन्म पत्रिका तैयार होती है, जिसे जन्म कुंडली भी कह सकते हैं, हॉरोस्कोप कह सकते हैं। अब वहां बैठे जो ग्रह हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, ये आपके लाइफ की कहानी को बतलाते हैं कि किस ओर आपका जीवन आपको ले जाने वाला है। परंतु जो बात सच्चाई की है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़कर जो सत्य है 16 आने, उसको परोसा नहीं जाता आप लोग के समक्ष। और आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी यही है कि ग्रहों के दोषों का नामकरण कर दिया जाए, जैसे शकट दोष, साधु सर्प, शापित, मांगलिक दोष, गुरु चंडाल दोष, या फिर कभी तो दोष को लेकर भी जो ज्योतिषियों में संशय है, कुछ लोग कालसर्प योग कहते हैं तो कुछ ज्योतिषी कालसर्प दोष, अर्थात ये दोषों का नामकरण ही पब्लिक को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मेन पार्ट एंड पार्सल है, जो कि वाकई में बिल्कुल है नहीं। एस्ट्रोलॉजी यहां ना आरंभ होती है और ना यहां जाकर इसका अंत होता है। ज्योतिष शास्त्र है एक महासामुद्रिक शास्त्र जिसकी रचना महर्षि भृगु द्वारा आज से हजार वर्ष पूर्व की गई थी, और वहां पराशर मुनि का भी बहुत बड़ा योगदान था। जैमिनी गुरु आयु सिद्धांत या रोग से संबंधित कई बातों को बतलाती है हमें। यहां तक कि नारद मुनि, दुर्वासा मुनि या अगस्त मुनि का भी ज्योतिष शास्त्र से बहुत कुछ लेना देना है। और वो कैसे लेना देना है, तो भाव स्फुट, भाव मान के जरिए, जिस पर की चर्चा करना उचित ही नहीं समझते ज्योतिषी पोगा पंडित, और इस पर प्रोग्राम्स आप लोगों को शायद देखने को मिलते भी नहीं, नदारद है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक और लज्जाजनक बात है अगर ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजी में गोचर का परिणाम क्यों अधिक लेकर के आता है, अधिक इंपॉर्टेंट फल, जिस पर बातचीत नहीं होती, जिसको कि विश्लेषण के तौर पर आप लोग के समक्ष नहीं रखा जाता। रखी जाती है बातें क्या, आपका राशि, आपका लग्न, नक्षत्र, और फिर ग्रहों की कहानी, और फिर उससे जुड़कर महादशा या अंतरदशा या प्रतांतर दशा। पर ज्योतिष शास्त्र में यह कॉलम भी इतना छोटा नहीं है। यहां है महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रतांतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये 5 दशाएं हैं। और फिर इससे जुड़कर भी बातें हैं गोचर, ट्रांजिट कहते हैं इसे। आकाश मंडल में ग्रह लगातार गोचर करते रहते हैं। मान के चलिए, बिल्कुल सहज सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयत्न करता हूं। वर्तमान में मान लीजिए आपकी महादशा शुक्र की हो या राहु की या देवगुरु बृहस्पति की या बुध की, तो शुक्र तो 20 वर्ष का है, और आप राहु की बात करें तो 18 वर्ष का है। देवगुरु बृहस्पति 16 वर्ष की महादशा है, तो बुध की महादशा 17 वर्षों के लिए चलती है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न करूंगा आप लोगों को, और आप समझ जाएंगे मेरे प्रश्न के माध्यम से कि ज्योतिष जगत में कितना अंधकार फैलाया जाता है। मान लीजिए किसी का बुध या गुरु जन्म कुंडली में पीड़ित हो, तो क्या वो व्यक्ति बुध के दशा में 17 वर्ष का समय ही उसका बर्बाद हो जाएगा? क्या 16 वर्ष बृहस्पति की दशा उसे बुरा परिणाम ही लाकर देगी? या राहु 18 वर्ष का है तो क्या वहां पर किसी कन्या का विवाह नहीं देनी चाहिए? ये कहती है कहानी नहीं। ज्योतिष शास्त्र की कहानी इतनी स्थूल तो नहीं है। ज्योतिष शास्त्र, मैंने क्या कहा, महासामुद्रिक शास्त्र है, इसको तह में जाकर समझने की आवश्यकता है। तो तह में समझने के लिए ट्रांजिट की पढ़ाई जो ज्योतिषी नहीं करे, वो ज्योतिष शास्त्र की अधूरी जानकारी रख रहा है। और एक बात और कहूं,
ज्योतिष शास्त्र में राशियों के जो चिन्ह चिन्हित किए गए हैं, मेष राशि में दी रैम यानी भेड़ का चिन्ह, दी बुल वृषभ राशि में चिन्हित किया गया है, या कर्क राशि में मान लीजिए द क्रैब, धनु राशि में आधा मनुष्य आधा अश्व का चित्रण किया गया है, मीन राशि में जो कि कालपुरुष की अंतिम राशि है वहां दो मछलियों को चिन्हित किया गया है, एक ऊर्ध्वमुखी दूसरा निम्नगामी, हालांकि घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्यों चिन्हित किया गया है? जो ज्योतिषी इसका अर्थ नहीं समझा सकेंगे, जो ज्योतिषी ये ना कह सकेंगे कि मिथुन राशि में दो नारी का चित्र क्यों चित्रण किया गया है, क्यों रखा गया है, और वहां एक ने गदा धारण किया है दूसरे ने वीणा, तो जो इसका अर्थ यानी मतलब नहीं समझा सकेंगे, वो ज्योतिष शास्त्र को क्या आगे लेकर जाएंगे? उन्हें तो ग्रहों के पोजीशन में दोष, सिर्फ दोष नजर आते हैं और महादशा और अंतरदशा नाथ की कहानी नजर आती है, पर ट्रांजिट से जन्म कुंडली को जब तक कि जोड़कर कनेक्ट कर आप फलादेश नहीं करेंगे, आप चाहे पुरस्कृत ज्योतिषी हो, शास्त्री हो, आचार्य हो या कोई हो, फलादेश मुंह के बल गिर जाएंगे। धन्यवाद।